हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास में अपन ने जो काम किया था वो क्या था, इलेक्ट्रोड विभवों की उत्पत्ति। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्लियर है। चलो आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे सेल विभव। क्या करेंगे? सेल विभव। देखो, सीधी से समझने वाली बात है कि कोई भी सेल है, उस सेल में दो इलेक्ट्रोड है। कितने इलेक्ट्रोड है? दो इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोडों का अलग अलग विभव है। तो सामान्य भाषा में देखा जाए तो उन दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का योग ही उस सेल का क्या होगा? सेल विभव। दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का योग ही क्या होगा? सेल विभव। और बुक क्या बोलती है? दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर ही सेल विभव होगा। हम योग ही करते हैं लेकिन लिखा अंतर जाता है। उस अंतर और योग में जो डिफरेंस है वो आगे मैं जब मानक इलेक्ट्रोड विभव कराऊंगा वहां समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी सेल है, उस सेल का जो सेल विभव है उसे हम डिनोट करेंगे किससे? ई सेल से। किसे करेंगे? ई सेल से। तो किसी भी सेल का सेल विभव वास्तव में क्या होता है? उसके इलेक्ट्रोड विभवों का योग होता है। तो ई सेल बराबर क्या होगा? ई सेल बराबर होगा ई कैथोड प्लस ई एनोड। ई कैथोड प्लस ई एनोड, यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का इलेक्ट्रोड विभव या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभवों को जब जोड़ दिया जाता है तो जो विभव आता है वो क्या कहलाता है? सेल विभव। क्या कहलाता है? सेल विभव। तो किसी सेल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का योग क्या कहलाता है? सेल विभव कहलाता है, ठीक है ना। इसे अपन क्या नाम देंगे? सेल विभव। ये कौन सा है? अपचयन विभव। और ये वाला कौन सा है? ऑक्सीकरण विभव। तो सीधी सी बात, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का योग या किसी सेल में उपस्थित अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का योग ही उस सेल का क्या कहलाता है? सेल विभव कहलाता है। इसका मापन हमेशा किस में करते हैं? वोल्ट में। किस में करते हैं? वोल्ट में, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो आप सेल विभव हेडिंग डाल के इतना उतार लो और एक लाइन लिख लो, ये वाली लाइन, किसी सेल में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का योग उस सेल का सेल विभव कहलाता है। ये सूत्र आगे न्यूमेरिकल के लिए मैं चेंज कर दूंगा, प्लस की जगह माइनस लगा दूंगा। जब भी लगाऊंगा समझाऊंगा कि क्यों लगाया है, ठीक है ना। बुक में माइनस लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ योग की जगह अंतर लिखा हुआ मिलेगा। जिन्होंने ऑफलाइन क्लास अटेंड की थी उनको पता है, नहीं है उनको थोड़ी देर बाद बता देगा, ठीक है ना। तो किसी सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रोड है उनके इलेक्ट्रोड विभवों का योग उस सेल का क्या कहलाता है बेटा? सेल विभव। इतना उतार लीजिए। हो गया। और इसका मापन हमेशा किसमें करते हैं? वोल्ट में करते हैं। किसमें करते हैं? वोल्ट में। तुम लोग जो भी वैल्यू पढ़ते हो, किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो पढ़ते हो कि फला बैटरी 1.5 वोल्ट है, कोई 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, वो सब का सब क्या होता है? वोल्टेज। क्या होता है? वोल्टेज। इतना हो गया। अब देखो जी, अब जो कुछ चीजें चलेगी वो समझने वाली है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखो, हेडिंग डालना। ये चीजें थोड़ी सी बुक से आगे पीछे चलेगी अपनी, ठीक है ना। हेडिंग डाल दो, मानक इलेक्ट्रोड विभव।
हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा था तो सेल विभव पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक के ऊपर नोड लगा देंगे। कुछ लोग ऐसे लगाते हैं और कुछ सीधा ऐसे लगाते हैं। नोड का मतलब जीरो होता है, बिंदी होती है, बिंदी को डॉट लगा के लगाओ, ऐसे लगाओ। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो जी, इन्होंने क्या कहा, कुछ चीजें मानक ली, कुछ चीजें क्या मानी, मानक है। क्योंकि हमने जो विभवांतर पढ़ा है ना, वो हर परिस्थिति पर, हर ताप पर, हर दाब पर और सांद्रता पर क्या होता है, अलग होता है। तो इन्होंने क्या ले लिया, मानक ले लिया। मानक क्या ले लिया, देखो जी, 298 केल्विन टेम्परेचर, ये इन्होंने मानक मान लिया कि 298 केल्विन ताप या 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। दूसरा 1 atm या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये दाब होना चाहिए। बता देता हूं यहाँ पे स्टार लगा के, तुम्हारी बुक मानक दाब ये मानती है 1 atm, लेकिन यदि तुम बात करोगे एनसीईआरटी की या आगे जाके कभी भी न्यूमेरिकल निकालोगे कंपटीशन के अंदर एनसीईआरटी में, तो वहां जो मानक दाब होता है वो 1 बार होता है या 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इतना सा अंतर है मानक दाब के अंदर। यहाँ की गणनाओं में बुक ने मान रखा है, राजस्थान बोर्ड इसी को मानता है तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी सेंटर जो मानता है वो मानक दाब किसको मानता है, 1 बार को, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन 1 m या 1 मोल लीटर इनवर्स। ये क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इस ताप पर, इस दाब पर और इस सांद्रता पर, किसी भी इलेक्ट्रोड के इस ताप, दाब और सांद्रता पर उसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये लाइन पहले तो लिखाऊंगा, फिर आगे का पॉइंट समझेंगे कि ये क्या चक्कर है, क्या बला है, ठीक है ना। तो देखो जी, हेडिंग डाल दो, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोड या ई नोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। लिखिए लिखिए, किसी इलेक्ट्रोड के लिए, किसी इलेक्ट्रोड के लिए मानक ताप, दाब व सांद्रता, मानक ताप, दाब व सांद्रता, और ब्रैकेट में लिखना ताप कितना है, दाब कितना है, सांद्रता कितना है। ये वाला ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंफ्यूज कर देगा। तो किसी इलेक्ट्रोड के लिए मानक ताप, दाब व सांद्रता, इसी लैंग्वेज में लिखना, या यहां लिख देता हूं, किसी इलेक्ट्रोड के लिए मानक ताप, दाब व सांद्रता पर उसका अपचयन विभव या कैथोड विभव ही उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये लो जी, इतनी परिभाषा लिखना ना कि किसी इलेक्ट्रोड के लिए मानक ताप, दाब व सांद्रता पर उसका अपचयन विभव या कैथोड विभव ही उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इसके बाद बता देना कि मानक ताप हमने क्या माना है, मानक दाब हमने क्या माना है और मानक सांद्रता क्या मानी है। ये जो है ना, ये डिनोट करता है किसको, ताप को, ये दाब किसको करता है, दाब को, और सी फॉर कंसंट्रेशन, सांद्रता को। ये लो जी, ये परिभाषा लिखने के बाद ये नीचे उतार लेना। तो किसी इलेक्ट्रोड के लिए मानक ताप, मानक दाब और मानक सांद्रता, मानक सांद्रता पर उसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव,
कौन सा? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या कैथोड इलेक्ट्रोड विभव या कैथोड विभव उसका क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये चीज उतारो फटाफट, उतारना इतना ही है। इसके बाद जो समझाऊंगा एक बोर्ड पूरा भरेंगे, वो सिर्फ समझना है और उसके बाद क्या उतारना वो बता दूंगा। तो तुम्हें इतना उतार लो, जल्दी कीजिए। हो गया? देखो अब समझेंगे, ये तुमने लिख लिया कि कल को परिभाषा आ जाए तो क्या लिखोगे। अब समझेंगे और वो एग्जांपल लेंगे जो बुक ने लिया है। बुक ने इसको समझाने के लिए नहीं लिया है, उसने सीधा इलेक्ट्रोड विभव को समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। ठीक है ना? देखो हाँ, अब हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव समझना है बेटा, ध्यान से देखना। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना? देखो जी, अकॉर्डिंग टू बुक हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं कॉपर। ये क्या कहता है कि देखो जी, ये एक एपरेटस है और हमने एक कॉपर की छड़ ली और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डिप कर दिया। तो देखो जी, यहां इस विलयन के अंदर दो चीजें एक दूसरे के संपर्क में है। पहला है Cu सॉलिड और दूसरा है Cu+2 एक्वस, यानी कॉपर आयनों का विलयन है और कॉपर की छड़ है। क्लियर है? इसने कहा कि पहली स्थिति क्या होती है वो देखिए। नंबर ए, पहली स्थिति ये हो सकती है कि मैं कह रहा हूं कि यहां पे कॉपर परमाणु है और यहां पर कॉपर आयन है, एक दूसरे के संपर्क में है कि नहीं? पहली स्थिति ये हो सकती है कि Cu सॉलिड चेंज हो जाए किसमें? Cu+2 एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये हमने पढ़ा था एनोड के लिए। अगर ये कॉपर कॉपर आयन में चेंज हो जाएगा तो छड़ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यहाँ धनायन आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और आवेश स्थानांतरण और विभव उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? तो कॉपर के लिए पहली स्थिति ये हो सकती है। जब ये होती है तब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और ये बन गया आपका एनोड। तो कॉपर ने एनोड का काम किया कि नहीं किया? दूसरी स्थिति, ढंग से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे हिसाब से तो आपका पता नहीं, आपका लेवल बहुत ऊंचा हो सकता है। दूसरी स्थिति हो सकता है कॉपर आयन कॉपर में बदल जाए, तो क्या होगा? Cu+2 एक्वस, और कॉपर में बदलेगा तो कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? Cu सॉलिड। बताइए जी, यहां क्या हुआ था इस अभिक्रिया में? ऑक्सीकरण। क्या हुआ था? ऑक्सीकरण। और यहां क्या हो रहा है? अपचयन। जब ऑक्सीकरण था तो ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम में आ रहा था, और जब अपचयन हो गया तो यही इलेक्ट्रोड किसकी तरह काम में आ गया? कैथोड। क्या हो गया? कैथोड। और एक और सी स्थिति, अक्सर जब प्रीफत खुला हो, किसी प्रकार की कुंजी वगैरह नहीं लगी हुई हो, तब होता है कि कॉपर और कॉपर आयन दोनों एक दूसरे के संपर्क में है और कोई किसी में चेंज होता ही नहीं है। उसे बोलते हैं नल इलेक्ट्रोड। नल इलेक्ट्रोड, नल शून्य, नल बटा सन्नाटा, या शून्य इलेक्ट्रोड। इसको अपने को नहीं पढ़ना, ये शून्य इलेक्ट्रोड है, तब तो इलेक्ट्रोड है ही नहीं। ठीक है ना? जब सेल काम में नहीं आता तब इलेक्ट्रोड है ही नहीं। जब काम में आता है तो या तो कॉपर कॉपर आयन में चेंज हो जाता है, या कॉपर आयन कॉपर में चेंज होता है, या तो वो कॉपर वाले इलेक्ट्रोड एनोड बन गया, या क्या बन गया? कैथोड। ठीक है ना? अब देखो, यदि ये काम कर रहा है तो मैं इसको ऐसे दर्शाऊंगा, ई एनोड। मैंने इसको क्या दर्शा दिया? ई एनोड। या मैंने आपको बताया था कि हम इसको दर्शा सकते हैं ई ऑक्सीकरण, या हम इसको दर्शाएंगे ई Cu, चेंज हो गया Cu+2 में। देखो जी, ऐसे दर्शाया नहीं दर्शाया? और अगर यही कैथोड का काम करता तो हम दर्शाते ई कैथोड, ई रिडक्शन, या ई
Cu+2 कन्वर्ट इनटू Cu। अब देखो जी, इसी पे सारा कंसंट्रेशन देखना है कि जब ये ऑक्सीकरण हो रहा था तब हम इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव मान रहे थे Cu+2, और जब अपचयन हो रहा था तो Cu+2Cu। ठीक है। अच्छा जी, एक बात बताओ, जब ऑक्सीकरण होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं और अपचयन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, मतलब सेम प्रोसेस हो रहा है, सेम प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ अंतर है तो लेने का और देने का। या तो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। यानी मैं कहता हूं कि इस प्रोसेस में ऊर्जा में कोई अंतर आ रहा है, या तो ऊर्जा दी जा रही है या ली जा रही है, तो दोनों में जो ऊर्जा होगी या जो भी वैल्यू होगी वो समान होगी कि नहीं होगी। अंतर ये होगा कि एक के समय तो मुक्त होती है और एक के समय देनी पड़ती है। ऐसे सपोज करो यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो यहां ऊर्जा मुक्त हो रही है, और यहां इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं तो यहां ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इन दोनों प्रोसेस में यहां जितनी ऊर्जा मुक्त होगी उतनी ही ऊर्जा यहां देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो जो चेंज होगा वो किस में होगा, साइन में। यदि मैं इस इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू देखूं और इस इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू देखूं तो वैल्यू का मान हमेशा समान आएगा। इन दोनों की वोल्टेज में जो भी वैल्यू आएगी, विभव जो भी आएगा, ये यहां जो विभव पैदा कर रहा है और यहां जो विभव पैदा कर रहा है, उन दोनों का मान हमेशा समान आएगा, लेकिन साइन बदल जाएगा। एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस है, और एक का माइनस है तो दूसरे का क्या होगा, प्लस। चलो इसकी बात करते हैं। कॉपर के लिए, कॉपर के लिए जो वैल्यू देखी जाती है, तो देखो जब कॉपर के ऑक्सीकरण की वैल्यू देखी जाती है, मैं वास्तविक वैल्यू दिखा रहा हूं, तो कॉपर की ऑक्सीकरण की वैल्यू होती है -0.34 वोल्ट, ये लो जी। और कॉपर के अपचयन की वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। अब बताओ जी, दोनों की वैल्यू में कोई अंतर है क्या। कॉपर का ऑक्सीकरण होगा तो भी वैल्यू क्या होगी, 0.34 वोल्ट। अपचयन होगा तो भी वैल्यू क्या होगी, 0.3 वोल्ट, 34 वोल्ट। अंतर क्या है, एक तरफ धनात्मक है तो एक तरफ क्या हो गया, ऋणात्मक। अब देखो जी, हमें पता है कि ये वाला कॉपर जो है किसी सेल में है तो एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकते हैं। सपोज करो कॉपर के साथ जिंक लगा दिया, हमने ले लिया कॉपर जिंक और हमने ले लिया कॉपर एजी। तो इस सेल में कॉपर जो है वो कैथोड है और इस सेल में कॉपर क्या है, एनोड है। एक ही धातु अलग अलग सेल में एनोड या कैथोड का काम कर सकता है, अलग अलग परिस्थिति में एनोड या कैथोड बन सकता है, लेकिन उनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। बदलता क्या है, साइन। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इलेक्ट्रोड विभव जो है ना, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करें, हम इन दोनों में से किसी एक को मानक मान लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों में से किसी एक को मानक मान लेते हैं। देखो ये तो नल इलेक्ट्रोड था, विभव 0 था, इसको छोड़ दिया। अब कोई भी इलेक्ट्रोड है या कोई भी धातु है, उसके दो ही प्रकार के विभव हो सकते हैं, या तो एनोड या कैथोड। और एनोड और कैथोड में से वैल्यू की बात करें तो क्या होगी, सेम। डिफरेंस किसमें होगा, साइन में। एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो इन्होंने सर्वसम्मति से क्या मान लिया, इन्होंने कहा कि देखो जी, हर एक इलेक्ट्रोड के दो प्रकार के विभव संभव है, ऑक्सीकरण और अपचयन, और हम उसमें से अपचयन विभव को क्या मानते हैं, मानक। क्या मानते हैं, मानक। तो जब कभी भी कॉपर की बात आएगी, उसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा जाएगा वो हमेशा प्लस का 0.34 वोल्ट होगा, मानक। वास्तविक क्या होगा, अगर वो कैथोड है तो यही वास्तविक होगा, अगर एनोड है तो वास्तविक ये होगा, लेकिन मानक विभव हमेशा क्या माना जाएगा, अपचयन वाला। ये बात देख लो, आपको लिखनी नहीं है, ठीक है ना। इसी बात को दोबारा एक बार या तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो या एक बार और सुन लो। देखो कोई भी इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी काम करेगा, कैथोड की तरह भी काम करेगा। जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो एनोड है और अपचयन होगा तो कैथोड है। और जब ऑक्सीकरण होगा उस समय जो विभव होगा
वो होगा एनोड विभव, अपचयन के समय विभव होगा कैथोड विभव, लेकिन दोनों विभवों का मान हमेशा समान होता है। जो मैंने कॉपर के एग्जांपल में लिख दिया, दोनों विभवों का मान हमेशा क्या होता है, समान। अंतर किसमें होता है, साइन में। तो इन्होंने इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्या मान लिया, इन दोनों में से एक विभव को मान लिया मानक, इन दोनों में से एक विभव को क्या मान लिया, मानक है। और किसको माना, कैथोड को। इन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो उसका जो कैथोड विभव है वो विभव क्या होता है, मानक विभव होता है। साथ में परिस्थितियां होनी चाहिए, ताप, दाब और सांद्रता, तो यही विभव क्या होता है, मानक। अब तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी कॉपर चाहे एनोड का काम करे चाहे कैथोड का काम करे, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव यही मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो अब देखो जी, ये चीज उतारनी नहीं है, समझनी थी। मैं चाहता हूं कि इसको एक बार दोबारा देख लेना ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा मैं आपको लिखा चुका हूं कि मानक ताप होना चाहिए, मानक दाब होना चाहिए और विद्युत अपघट्य की मानक सांद्रता होनी चाहिए। उसके ऊपर जो आपका इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव है वही क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो जी, अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को अपन ने किस दर्शा दिया, ई नोड से। किस दर्शा दिया, ई नोड से। अब वो एनोड है तो भी हमें कैथोड का विभव लिखना है, और कैथोड है तो भी किसका विभव लिखना है, कैथोड का। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं डैनियल सेल के लिए। डैनियल सेल, हमें पता है डैनियल सेल में जिंक क्या होता है, एनोड, कॉपर क्या होता है, कैथोड। क्या होता है, कैथोड, ठीक है ना। और इस प्रकार से सेल बनाते हैं। ये हो गया आपका एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, ये क्या हो गया, राइट इलेक्ट्रोड। कौन सा हो गया, राइट इलेक्ट्रोड। अब देखो जी, इसके लिए बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव था वो था ई एनोड या ई ऑक्सीकरण या ई जेडन चेंज हो रहा है जेडन प्लस 2 में। अब ध्यान रखना, यहीं से सारी चीज पलट जाएगी। ई जेडन किस में है, जेडन प्लस 2 में। और इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव क्या था, ई कैथोड या ई रिडक्शन या ई सी यू प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है सी यू में। यहां तक इलेक्ट्रोड विभव की बात चल रही थी। अब मैं बात कर रहा हूं मानक की। किसकी कर रहा हूं, मानक की। बताइए जी, इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होगा उसके लिए जैसे मानक लिखेगा ई नोड लगा दूंगा ना, और अपचयन विभव मानक होता है तो यहां तो अपचयन ही हो रहा है, तो सेम का सेम मानक हो गया कि नहीं हो गया। जो सामान्य इलेक्ट्रोड विभव है अपचयन विभव वही मानक विभव है, लेकिन इसके लिए जो अपचयन होगा, इसके लिए जो मानक विभव होगा वो अपचयन विभव होगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो यदि मैं इसका विभव मानक लिखता हूं तो तुरंत ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सामान्य विभव में तो जड़न प्लस 2 में चेंज हो रहा था, लेकिन मानक विभव में जड़न प्लस 2 जड़न में चेंज हो गया। तो ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव और ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेल विभव की। तो सेल विभव के साथ भी क्या लगा देते हैं, ई नोड सेल। तो ई नोड सेल बराबर, ई नोड सेल बराबर देखो क्या होता है, एनोड का विभव प्लस कैथोड का विभव। हमें पता है कैथोड का विभव और मानक विभव सेम है, लेकिन एनोड का विभव और मानक विभव सेम नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा लिखा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, ई नोड सी यू प्लस 2 कन्वर्ट इंटू सी यू, और जोड़ना क्या है, ई नोड जेडन प्लस 2 कन्वर्ट इंटू जेडन। अब एक बात बताओ, यदि मैं ये सूत्र लिखूं तो इस सूत्र में यदि मैं यहां प्लस का साइन लगाता हूं तो ये वास्तविक मान प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, और प्लस लगा रखा है, ये वाला जो मान है उल्टा आएगा कि नहीं आएगा, उल्टा मान आएगा तो क्या सही उत्तर मिलेगा क्या। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, नेगेटिव साइन,
क्योंकि हमें पता है कि जो ये मान था और ये मान है, ये वास्तविक मान है बेटा, और ये हमने मानक माना है। इन दोनों में सिर्फ क्या है, साइन का अंतर है। तो जैसे ही मानक माना साइन बदल गया और हमने जोड़ने के लिए वापस यहाँ पे साइन बदल दिया। जब साइन बदल दिया तो बताओ जी इसका यही मान लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा? अगर मैं प्लस लगाता तो उल्टा मान आता और मैंने माइनस लगा दिया तो ये जो साइन चेंज होके आया था, भी मैं इसकी बात करूं, इसकी वैल्यू होती है -0.76 प्लस 0.76, और जैसे इसमें चेंज हुआ वैल्यू होगी -0.76। अब मुझे प्लस की वैल्यू लिखनी है लेकिन मानक विभव माइनस की बता रहा है, तो मैं इस वैल्यू से पहले माइनस लगा देता हूं तो वापस प्लस होगी कि नहीं होगी? तो सूत्र क्या मिल गया कि ई नोड सेल बराबर ई, इसको राइट इलेक्ट्रोड बोलते हैं ना, ई नोड आर और माइनस ई नोड एल, इसीलिए अंतर लिखा जाता है। मैंने कहा था ना कि सेल विभव दोनों सेलों, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का योग है, लेकिन लिखा अंतर रहेगा। अंतर क्यों? क्योंकि हमने माइनस साइन लगाया है। जो हमने एक मानक वाली समस्या ली थी ना, उस समस्या का मान परिवर्तित करने के लिए हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन। ठीक है ना? तो किसी भी न्यूमेरिकल करते समय हमेशा उसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो क्या होता है, दोनों किसी सेल का सेल विभव क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के योग के बराबर होता है। लेकिन लिखा अंतर जाता है और माइनस लगा आता है, और माइनस हमेशा हमेशा एनोड वाले विभव से पहले आता है। इसीलिए राइट माइनस लेफ्ट आता है, कभी भी लेफ्ट माइनस राइट नहीं आता। क्यों? क्योंकि राइट वाला तो अपचयन है, अपचयन वैसे भी वही है, मानक होने के बाद भी वही है। लेफ्ट वाला ऑक्सीकरण है, जिसका मानक होते साइन चेंज हो गया तो हमने माइनस लगा के वापस से साइन चेंज कर दिया। ठीक है ना? तो ये उतार लो मानक इलेक्ट्रोड विभव, इतना मत उतारना, सिर्फ इतना उतारना कि डिफरेंस लिखा हुआ आएगा लेकिन होगा योग। उतार लो फटाफट, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? अब उतार लिया हो तो एक बार सुन लो। ठीक है ना? देखो जी, किसी सेल का सेल विभव उसके इलेक्ट्रोड विभवों के योग के बराबर आता है, और हम फॉर्मूले में हमेशा लिखेंगे अंतर के बराबर होता है। अंतर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये वाली जो चीज आती है वो आ जाती है मानक पे। मानक विभव माना जाता है अपचयन विभव को। किसको माना जाता है? अपचयन विभव को। तो जब भी वैल्यू लिखी जाती है अपचयन विभव योग का योग आ जाता है, क्योंकि यही वास्तविक है, यही मानक है। और एनोड विभव और मानक विभव में अंतर होता है साइन का, तो हमें जोड़ना था। साइन का अंतर है तो हमने पहले से साइन लगा दिया ताकि वास्तविक वैल्यू प्राप्त हो सके, और हम जोड़ के ये वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल से और समझा देता हूं, ठीक है ना, ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। डैनियल सेल का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। देखो जी, डैनियल सेल के लिए ये तुम्हें उतारना नहीं है, समझने के लिए सिर्फ। डैनियल सेल एक तो हम सामान्य परिस्थिति में इसको देखते हैं और एक अपन मानक परिस्थिति में देखते हैं। ठीक है ना? देखो जी, मैं कुछ एक मान लिख रहा हूं, जो मान फिक्स है बोर्ड के बुक के अंदर लिखे हुए। देखो जी, ई Zn कन्वर्ट इंटू Zn+2, ये वैल्यू होती है 0.76। क्या होती है? 0.76। अच्छा, ई Cu कन्वर्ट इंटू Cu+2, ये होती है -0.34। ये दो वैल्यू है। अब ये जिंक के ऑक्सीकरण की, ये कॉपर के ऑक्सीकरण की है। तो जिंक के अपचयन की क्या होगी? ई Zn+2 कन्वर्ट इंटू Zn, ये होगी -0.76, और ई Cu+2 कन्वर्ट इंटू Cu, ये होगी 0.34 प्लस की। ये लो जी, अपने पास सारी वैल्यू आ गई कि जिंक के एनोड की वैल्यू, जिंक के कैथोड की वैल्यू, कॉपर के एनोड की वैल्यू, कॉपर के कैथोड की वैल्यू। क्लियर है?
चलो जी, सामान्य परिस्थिति में ई डैनियल बराबर होता है ई एनोड प्लस ई कैथोड। हमें पता है ई एनोड क्या है, ई एनोड हो गया ये, ई एनोड पे Zn चेंज होता है Zn प्लस 2 में, प्लस में ई कैथोड, कैथोड पे कॉपर प्लस 2 चेंज होता है कॉपर में, कॉपर प्लस 2 किसमें चेंज हो गया, कॉपर में। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो जी, Zn प्लस 2 में चेंज होता है, वैल्यू आ गई 0.76, प्लस में कॉपर आयन कॉपर में चेंज होता है 0.34, जोड़ो जी 70 30 100 और 10, ये आती है 1.1 वोल्ट। डैनियल सेल की वैल्यू होगी 8.1 वोल्ट। ये आ गई सामान्य परिस्थिति में, ये तो चलता था, लेकिन उन्होंने मानक का नाम लेके क्या गड़बड़ कर दी वो देखो जी। अब मानक, यहां तो हमने क्या कर दी, एनोड पे एनोड की वैल्यू रखी, कैथोड पे कैथोड की रखी, लेकिन मानक में तो दोनों तरफ एक कैथोड की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ई मानक की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला पड़ेगा ई नोड डैनियल बराबर होता है ई नोड आर माइनस ई नोड एल। ठीक है, वैल्यू पुट करो, ई नोड डैनियल, ई नोड आर, आर क्या है, राइट इलेक्ट्रोड, कॉपर का होता है ना, लिख दो जी ई नोड Cu प्लस 2 कन्वर्ट इंटू Cu माइनस ई नोड एल, लेफ्ट एनोड होता है और एनोड में जिंक था, लेकिन नोड लग गया तो वैल्यू किसकी आएगी, वैल्यू किसकी आएगी, अपचयन वाली, तो आएगा क्या ई नोड Zn प्लस 2 कन्वर्ट इंटू Zn, भले ही जिंक का ऑक्सीकरण हो लेकिन रखना क्या है, अपचयन। ये दोनों वैल्यू पुट करो, Cu प्लस 2 Cu वाली ये दी 0.34 माइनस में Zn प्लस 2 Zn वाली, Zn प्लस 2 Zn वाली माइनस का 0.76, खोलो जी 0.34 माइनस माइनस का प्लस हो गया 0.76, 1.1 वोल्ट। बताइए जी कोई डिफरेंस आया क्या? तो हमने ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसके साथ जो वैल्यू आई थी वो पहले से माइनस लग के आ गई, तो हमने माइनस लगा के, या साइन चेंज होके आ गई तो हमने प्लस का साइन चेंज करके माइनस कर दिया, ताकि हमें उत्तर क्या मिले, सही मिले। तो मैं जिनको भी पिछले टॉपिक में कंफ्यूजन था वो इस एग्जांपल को अलग से लिख लो, ये वास्तविक वैल्यूज है जिससे अपन ने बिना मानक के और मानक के प्लस वाले सूत्र से और माइनस वाले सूत्र से एक ही चीज निकाली है। ठीक है ना, इसको जरूर लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कोई बुक में नहीं दिया हुआ है, अपना बढ़ाया हुआ है, तो आप बता दो इसको। फिर छोटा सा प्रश्न करेंगे और उसके बाद फिर आगे का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उतार लो। जरूर उतारना। हो गया, चलो ये तुम्हारे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस और माइनस का जो चक्र पड़ता है वो सारे के सारे कंफ्यूजन यहाँ दूर हो गए। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन लिख लो।
देखिए सेल विभव व विभवांतर में अंतर समझाइए, इक्वेशन लिख लो, ठीक है ना, पीछे बहुत कंफ्यूज हुए थे तुम लोग। सेल विभव व विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेल विभव व विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो जी, सेल विभव हमें पता है कि ये वैल्यू आनी चाहिए। हम थ्योरेटिकली जो वैल्यू निकाल रहे हैं कि इस सेल का कुल विभव इतना होना चाहिए, उसे विद्युत वाहक बल नाम दिया जाता है। और वो विद्युत वाहक बल जो होता है वो इस सेल विभव होता है। और यदि उसे थ्योरेटिकली ज्ञात करें और किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध ना आए और सेल विभव का नाम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो विद्युत वाहक बल के बराबर आ जाए तो विभव है। लेकिन कल को यदि थोड़ा बहुत आंतरिक प्रतिरोध आ गया और उस समय विभव की वैल्यू थोड़ी बहुत घट गई तो उसे विभवांतर बोलते हैं। बस इतना आसान है, ठीक है ना। तो एक तरफ तो लिख लूं सेल विभव और दूसरी तरफ क्या होगा विभवांतर, ठीक है ना। देखो जी नंबर 1, अगर आपने सेल विभव का मापन इस प्रकार से किया है कि आंतरिक प्रतिरोध 0 हो या किसी सेल का विभव इस प्रकार से नापे कि आंतरिक प्रतिरोध 0 हो तो उसे सेल विभव बोलते हैं। और यदि आंतरिक प्रतिरोध कुछ न कुछ हो तो उसे क्या बोलते हैं विभवांतर। जब आंतरिक प्रतिरोध कुछ न कुछ होगा तो परिपथ जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा और जुड़े हुए परिपथ को बोलेंगे बंद परिपथ। क्या बोलेंगे बंद। ऐसा मत सोचना कि परिपथ बंद है मतलब बटन बंद है, बटन बंद नहीं है। परिपथ बंद मतलब जुड़ा हुआ जो काम कर रहा है, और परिपथ खुला मतलब काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। अच्छा तो पहला ये सेल विभव ये तब ज्ञात किया जाता है जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। सेल विभव जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो और यहां परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। परिपथ धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तार हटे हुए, तो परिपथ क्या होता है खुला, परिपथ खुला होता है। परिपथ बंद होता है। अच्छा परिपथ खुला है तो आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। जीरो होता है। कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। अगर सेल धारा प्रवाहित हो रही है अंदर तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। इसका मान सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसका मान क्या होगा सेल के विद्युत वाहक बल के, हम थ्योरेटिकली जो ज्ञात करेंगे ना उसके बराबर होता है। अब आंतरिक प्रतिरोध अगर कुछ ना कुछ होगा तो मान जो होगा थोड़ा बहुत घट जाएगा, तो इसका मान सेल के विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है, ठीक है ना। और देखो जी ये वाला जो काम है ना वो केवल किस में किया जाता है विभव मापी में। तो इसका मापन विभव मापी से करते हैं और इसका मापन वोल्ट मीटर से करते हैं।
इसे करते हैं वोल्ट मीटर से। बस इतना ही अंतर है। जब सेल बंद स्थिति में था, विभवमापी लगाया हुआ था, उस समय आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, परिपथ खुला होता है, और इस समय सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है ना, वो इसके बराबर आ जाता है, या ये विभव जो होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर आ जाता है। लेकिन जब सेल चलेगा, काम करेगा, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, धारा का प्रवाह हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, और आंतरिक प्रतिरोध थोड़ा बहुत भी आ गया तो सेल का विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा जो मान है वो घट जाता है। तो विभवांतर जो होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा कम होता है, विभव बराबर होता है। आप एक सेल लेके आते हो मार्केट से, घड़ी में डालने वाला, इस प्रकार से, इस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो ये 1.5 वोल्ट इसका क्या है, विद्युत वाहक बल है। यदि तुम इसकी वोल्टेज विभव मापी से ज्ञात करोगे तो 1.5 ही आएगी, वो सेल विभव है 1.5 ही आएगी। लेकिन इससे करोगे तो 1.4 या 1.45 आएगी, कभी भी 1.5 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर जब भी लगाओगे उसमें धारा का प्रवाह होगा, और धारा प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, और कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध लगेगा, तो वैल्यू थोड़ी सी घट जाएगी। क्लियर है? तो यही है सेल विभव और विभवांतर में अंतर। क्लियर है बेटा? आज के लिए इतना ही। फिर से एक बात वही बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो देख रहे हैं वो बच्चे औरों को कहे कि क्लास अटेंड कर लो। ऑफलाइन क्लासेज में जहाँ ये ख़त्म होगा वहीं से शुरू किया जाएगा, दोबारा नहीं करवाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कैसे भी आपके पास सारे तरीके खुले हैं। ठीक है, जुड़ो ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना। ओके, बाय, सी यू।